हाय, आज मैं एक युद्ध नाटक फिल्म जिसका नाम स्टॉप लॉस है को समझाने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत 2001 में होती है जब अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर आक्रमण अपने चरम पर होता है। दस्ते के नेता ब्राइम के नेतृत्व में अमेरिकी सैनिकों का एक समूह ब्रैंडन किंग उन दिनों की गिनती कर रहे हैं जब वे घर वापस जा सकें। प्राइवेट फर्स्ट क्लास टॉमी बर्गेस बैरकों में जीवन के फुटेज कैप्चर करते हैं जहां युवा सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं, गाते हैं और अपने परिवार के लिए तरसते हैं। टिकरित से बाहर जाने वाले एक चेक पॉइंट की रक्षा करते हुए वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अंदर और बाहर जाने वाले वाहन किसी भी प्रकार के हथियार नहीं ले जा रहे हैं। सब कुछ सामान्य लगता है जब तक कि वे दूरी में 3 तेज गोलियों की आवाज नहीं सुनते। स्टाफ सार्जेंट ब्रैंडन किंग अपने आदमियों से सतर्क रहने को कहते हैं। तभी 3 महिलाओं और 2 बच्चों वाली एक कार चेक पॉइंट पर पहुंचती है। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद एक सफेद टैक्सी तेज रफ्तार में उस स्थान की ओर आती है और अफरा तफरी मच जाती है। वाहन में विद्रोही फायरिंग शुरू कर देते हैं इससे पहले कि वे एक झटपट यू टर्न लिया। ब्रैंडन अपने आदमियों को पीछा करने का आदेश देते हैं और दस्ते 2 हमवियों में उनका पीछा करते हैं। चूंकि सड़कों पर बहुत सारे नागरिक हैं, अमेरिकन खुली गोलीबारी का जोखिम नहीं उठा सकते। वे लगातार अपने लक्ष्य वाहन का पीछा करते रहते हैं जो जल्द ही एक छोटी गली में चला जाता है। विद्रोही जल्दी से उतरते हैं और पड़ोसी घरों में फैल जाते हैं, लेकिन हामवीस गली के मुहाने पर रुकने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अमेरिका में बड़ा होना बेहतर है, लेकिन नहीं। यहाँ अमेरिकी सैनिक अपने वाहनों से उतरते हैं, सड़क के दोनों तरफ 2 पंक्तियां बनाते हैं और पूरे क्षेत्र को स्कैन करना शुरू करते हैं। 2 प्राइवेट्स भी 50 कैलिबर मशीन गन को संभालते हैं जो 200 के ऊपर माउंट है। इस बीच ब्रैंडन अपने आदमियों से कहता है कि वे पास के घरों की जांच करें। जब वे धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहां सफेद टैक्सी खड़ी है, वे अब गली के सबसे संकरे हिस्से में हैं। दोनों तरफ ऊंची आवासीय इमारतों से घेरे हुए इस नाजुक क्षण में इन इमारतों पर छुपे हुए विद्रोही गोलीबारी शुरू कर देते हैं। आखिरकार इससे अमेरिकियों को एहसास होता है कि पूरा पीछा सिर्फ उन्हें यहाँ फंसाने की एक चाल थी। अब वे सड़क पर फंसे हुए हैं और इराकी आतंकवादी उन पर गोलीबारी कर रहे हैं। 3 दिशाओं से ब्रैंडन अपने आदमियों को बताता है कि उन पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है और उन्हें पीछे हटने का आदेश देता है। हालांकि सार्जेंट स्टीव श्रेवर सड़क के दूसरी तरफ 2 दुश्मन सैनिकों को देखता है और उस जगह की रक्षा के लिए दौड़ता है। इसी समय स्थिति और भी खराब हो जाती है जब एक आरपीजी एक हमवी को टकरा जाता है जिसमें अंदर के दोनों सैनिक मारे जाते हैं। फिर अमेरिकी अपने स्थान को छुपाने के लिए धुएं के ग्रेनेड फेंकते हैं और मदद के लिए बुलाते हैं। कुछ सेकंड बाद एक और आरपीजी पास में खड़ी एक इराकी गाड़ी की ओर दागी जाती है। टॉमी को लगने वाला होता है, लेकिन एक साथी सैनिक जिसका नाम रिको है, रॉड्रिगेज निस्वार्थ भाव से उस पर कूदता है। बाद वाला विस्फोट का अधिकांश प्रभाव झेलता है और गंभीर चोट लगती है। कुछ क्षण बाद स्क्वाड के सदस्य पॉल प्रीचर कोल्सन को गोली लगती है। गर्दन के आर पार वह टॉमी की गोद में गिरकर मर जाता है, जो अभी भी आरपीजी विस्फोट के बाद अपने होश में आने की कोशिश कर रहा है। यह किसी चरित्र की अब तक की सबसे तेज मौत है जैसे ही उसकी पहचान कराई गई। मिस्ट्री हिस्ट्री में जब अफरा तफरी होती है, ब्रैंडन पास के घर में मदद के लिए भागता है। स्टीव, जो अकेला ही अंदर गया है, वह उसे घायल पाता है और भीतर जाते हुए उसे 2 ग्रेनेड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ब्रैंडन अपने साथी को बचाने में सफल होता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि उसके कार्यों के कारण कई नागरिकों की मृत्यु हुई। वह युद्ध की कठोर वास्तविकताओं से संघर्ष करता है। जैसे ही घातक हमला 3 सैनिकों की जान लेने के साथ समाप्त होता है, कुछ हफ्तों बाद दस्ते के जीवित सदस्य टेक्सास के अपने गृहनगर ब्राजोस लौट आते हैं। वे समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। लोग उन्हें बधाई देने के लिए सड़कों पर खड़े होते हैं। उनके सम्मान में एक बड़ा कार्निवल आयोजित किया गया है जिसका नेतृत्व अमेरिकी सीनेटर ऑर्टन कर रहे हैं। सैनिकों को एक गंभीर समारोह में कांस्य सितारे और बैंगनी दिल के साथ सम्मानित किया जाता है। समर्थन की बाढ़ के बावजूद ब्रैंडन खुद को भीड़ से अभिभूत पाता है और भाषण देने में संकोच करता है। समारोह के बाद सीनेटर ब्रैंडन को अलग ले जाते हैं और उनसे अकेले में बातचीत करते हैं। सीनेटर कहते हैं कि उन्हें जो कुछ भी किया है उस पर गर्व है।
देश के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं। वह यह भी घोषणा करते हैं कि वे घायल प्राइवेट रोड्रिगेज को अमेरिका के एक अस्पताल में ले जा रहे हैं। ब्रैंडन उनका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो वह फोन करेंगे। उस रात लौटने वाले सैनिक स्थानीय बार में एक पार्टी में शामिल होते हैं और अपने परिवार के साथ पेय लेते हैं। स्टीव इतनी शराब पी लेता है कि वह अपनी मंगेतर मिशेल के साथ नृत्य नहीं कर पाता, इसलिए ब्रैंडन उसकी जगह पर मिशेल के साथ नृत्य करता है। इस बीच स्टीव युद्ध में हुई घटनाओं के बारे में बात करने लगता है, जिससे उसके आसपास के लोग असहज महसूस करते हैं। शराब और पार्टी की उस शोरगुल वाली रात के बाद सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ब्रैंडन अपना सामान खोलने में व्यस्त है जब अचानक उसे मिशेल का फोन आता है। वह बेहद चिंतित लगती है और उसे तत्काल आने के लिए कहती है। जब ब्रैंडन उसके घर पहुंचता है तो वह एक लगभग नग्न स्टीव सामने वाले आंगन में गड्ढा खोद रहा है। वह अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव इतना नशे में है कि कोई समझदारी की बात नहीं कर पाता। फिर ब्रैंडन घर में प्रवेश करता है और देखता है कि पूरा घर अस्त व्यस्त है। वह मिचेल के गाल पर एक चोट का निशान भी देखता है और उसे महसूस होता है कि उसके मंगेतर ने उसे मारा। बाहर स्टीव ने अपना छेद खोदना पूरा कर लिया है और उसमें बंदूक पकड़े सो रहा है। यह स्पष्ट है कि उसे लगता है कि वे अभी भी युद्ध के बीच में हैं। अपने दोस्त की चिंता करते हुए ब्रैंडन फ्रंट पोर्च पर सोने का फैसला करता है ताकि रात भर सब कुछ शांत रहे। हालांकि उसकी नींद तब बाधित होती है जब टॉमी अपनी कार चलाकर एक में घुस जाता है। सभी के घर के ठीक सामने वह भी बेहद नशे में है और बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। अगले दिन ब्रैंडन सभी लड़कों को अपने खेत पर ले जाता है, जो कस्बे के बाहर एक छोटा सा जंगल का केबिन है। वे अपना समय पीने और टॉमी को उसकी शादी के उपहारों को शूट करते हुए देखने में बिताते हैं। इस बीच हैंगओवर में स्टीव अभी भी सो रहा है। अगले दिन ब्रैंडन, टॉमी और स्टीव अपने सैन्य बेस पर अपने गियर सौंपने के लिए रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्रैंडन के बजाय उसे इराक में सक्रिय ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है। वह पीछे छोड़ दिया जाता है और अपनी कमांड चेन के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल बूथ मिलर से बात करने के लिए जाता है। ब्रैंडन अपनी हताशा व्यक्त करता है अप्रत्याशित आदेश पर और कहता है कि वह युद्ध क्षेत्र में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल समझाते हैं कि राष्ट्रपति ने एक स्टॉप लॉस आदेश जारी किया है। ये एक विवादास्पद नीति है जो उन सैनिकों को मजबूर करती है जिन्होंने अपनी आवश्यक सेवा अवधि पूरी कर ली है वापस लौटने के लिए। युद्ध। इससे ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है और वह इस नीति और राष्ट्रपति की आलोचना करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल उस पर आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हैं और उसे सैन्य कारागार भेज देते हैं, यह कहते हुए कि वह हालांकि निकटतम सैन्य शिविर के रास्ते में ब्रैंडन उन दो एस्कॉर्टिंग सैनिकों से लड़ता है और भाग जाता है। वह एक सैन्य जीप भी चुराता है और वहां से चला जाता है कैंप। फिर स्क्वाड्रन लीडर अपने सबसे अच्छे दोस्त स्टीव को कॉल करता है और खुलासा करता है कि वह इराक वापस भेजे जाने के बाद गायब हो रहा है। स्टीव इस खुलासे से हैरान होता है, लेकिन वह वादा करता है कि वह इसका पता लगाएगा और कवर करेगा। उस रात ब्रैंडन अपने घर चुपके से जाता है और अपने परिवार से इस मामले पर बात करता है। वह वॉशिंगटन डीसी जाने की योजना बनाता है, उम्मीद करता है कि सीनेटर वॉरेल उसकी मदद करेंगे। उसके पिता कमान की श्रृंखला का उल्लंघन करने और लेफ्टिनेंट कर्नल से पीछे जाकर चिंता में हैं। हालांकि ब्रैंडन इस पर जोर देता है और उसके माता पिता इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मिशेल, जो टपरवेयर लौटाने किंग के घर आई थी, उसे ड्राइव करने की पेशकश करती है। वह जानती है कि अगर ब्रैंडन को वापस भेजा जा रहा है तो उसके मंगेतर को भी फिर से तैनात किया जाएगा। डीसी जाने पर उसे स्टीव के लिए भी अपने पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इसके बाद दोनों यात्रा पर निकलते हैं और जल्द ही रात के लिए एक मोटल बुक करते हैं। मिशेल फिर अंदर जाकर तरोताजा होती है, जबकि ब्रैंडन पूल के पास बैठता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा लगता है। यह स्पष्ट है कि ब्रैंडन में PTSD के पहले लक्षण दिखने लगे हैं। दस्तनसानॉन डेथ सी। कुछ समय बाद स्टीव ब्रैंडन को कॉल करता है और कहता है कि वह अभी एक मिलिट्री जेल में है। टॉमी को DUI स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। स्टीव ये बताता है कि दस्ते का नेता होने के नाते ब्रैंडन को इस स्थिति को संभालना चाहिए, लेकिन ब्रैंडन कहता है कि वह सीनेटर वार्ड से मिलने DC जा रहा है। अगले दिन सुबह ब्रैंडन और मिशेल पॉल प्रीचर कूलसन के परिवार से मिलने जाते हैं, जो कि
गली में घात में मारे गए ब्रैंडन घटनाओं को याद करते हैं, यह समझाते हुए कि कैसे वे एक चेक पॉइंट पर हमले में आ गए और हमलावरों का पीछा करते हुए एक गली में चले गए। वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने आदमियों को घात में ले लिया जबकि प्रीचर उनके किनारे को कवर कर रहे थे। माफी मांगते हुए ब्रैंडन मुश्किल से आंसुओं को रोक पाते हैं। बाद में जब दोनों सड़क की ओर वापस जाते हैं तो वे पाते हैं कि उनकी कार की खिड़की टूट चुकी है। ब्रैंडन फिर मिशेल से कहता है कि वह उसका इंतजार करे जब वह जाकर जिम्मेदार लोगों का सामना करता है। वह जल्द ही उनका पीछा करते हुए गली में पहुंचता है और उनके साथ शारीरिक लड़ाई में शामिल हो जाता है। गुंडों में से एक बंदूक निकालता है लेकिन सैनिक आसानी से उसे निरस्त कर देता है। इस बिंदु तक ब्रैंडन मर चुका है। वह मतिभ्रम करना शुरू कर रहा है, महसूस कर रहा है कि वह वापस इराक में है। वह अपराधियों को अपने घुटनों पर मजबूर करता है और गोली चलाने की तैयारी करता है। अचानक मिशेल बीच में आ जाती है। वह ब्रैंडन को समझाने की कोशिश करती है और उसे वापस कार तक ले जाती है। घटना के बाद दोनों एक होटल कमरा लेते हैं जहां वह उसका साफ करती है, घावों को साफ करती है। उसी रात ब्रैंडन एक अन्य अनुपस्थित सैनिक से मिलता है जो पिछले 14 वर्षों से भाग रहा है। महीनों से वह जाली डिस्चार्ज दस्तावेज तैयार करने में मदद के लिए एक वकील का संपर्क नंबर बताता है। इन दस्तावेजों के साथ ब्रैंडन कनाडा में नई पहचान स्थापित कर सकता है। अगली सुबह स्टीव अपने दोस्त को ढूंढता है और होटल पहुंचता है। वह ब्रैंडन को जानकारी देता है कि अगर वह 14 घंटे के भीतर बेस पर लौटता है तो सभी आरोप हटा दिए जाएंगे, लेकिन ब्रैंडन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और इसके बजाय पूछता है कि स्टीव अपनी यूनिफॉर्म में क्यों है। पता चलता है कि स्टीव ने स्नाइपर स्कूल में दाखिला लेने के लिए सेना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह महसूस करते हुए कि उसका मंगेतर इराक वापस जा रहा है, गुस्से में मिशेल पूछती है कि उनके रिश्ते का क्या होगा। वह कोई बहाना सुनने से इनकार कर देती है और स्टीव को कमरे से बाहर धकेल देती है। फिर ब्रैंडन उसके पीछे बाहर जाता है और दोनों की दिल से दिल की बातचीत होती है। स्टीव टॉमी की परेशानियों के बारे में बताता है और ब्रैंडन से उसके साथ ड्यूटी पर लौटने का आग्रह करता है, लेकिन बाद वाला फिर से मना कर देता है, यह बताते हुए कि वह निर्दोष लोगों को नहीं देख सकता। नष्ट कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन वरल के कार्यालय में कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि सीनेटर उनसे मिलने में रुचि नहीं रखते हैं। उनके विकल्प और भी कम हो रहे हैं। ब्रैंडन और मिशेल रिको रॉड्रिगेज से मिलने जाते हैं, एक सैनिक जिसने बहादुरी से टॉमी को आरपीजी से बचाया था। रिको को गंभीर चोटें आई हैं, अंधापन, दाहिने अंगों का नुकसान और चेहरे पर जलन शामिल है, लेकिन वह फिर भी समय पर इराक से बाहर आने के लिए आभार व्यक्त करता है। फिर ब्रैंडन बताते हैं कि वे उसे फिर से मोर्चे पर भेज रहे हैं। क्या उन्हें वास्तव में उसे वह बताना पड़ा? यात्रा के बाद ब्रैंडन मिशेल से अपने सेना में शामिल होने की प्रारंभिक प्रेरणाओं को साझा करता है। उसका मोहभंग जल्दी ही टूट गया जब उसने युद्ध की वास्तविक प्रकृति को समझा। वह युद्ध भूमि की अराजकता और अनिश्चितता का वर्णन करता है, जहां हर कोई सशस्त्र लग रहा था और कोई नहीं। ब्रैंडन दोस्तों की मौत देखने के बाद हुए अपराध बोध और आघात के बारे में अपनी मानसिकता पर पड़े प्रभाव को साझा करता है। वह उसे यह भी बताता है कि कैसे उसने गलती से निर्दोष इराकी नागरिकों को मार डाला, जिसमें शामिल थे एक बच्चा। उस रात ब्रैंडन वकील को फोन करता है और कहता है कि उसे कनाडा जाने के लिए जाली दस्तावेज चाहिए। वकील फोन पर विवरण चर्चा करने से इनकार करता है और उसे निर्देश देता है कि वह $1000 से मिलने के लिए। इस प्रकार मिशेल अपनी गाड़ी बेच देती है और वे नकद के साथ न्यूयॉर्क की ओर रवाना होते हैं। वे जल्दी ही वकील से मिलते हैं, जो ब्रैंडन को बताता है कि कनाडा में प्रवेश करने के बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। वह फिर उसे एक नई आईडी और एक एजेंट का फोन नंबर देता है जो भुगतान करेगा, उसे दूसरी तरफ लेने वाला है। उसी रात ब्रैंडन अपनी माँ को अपने फैसले के बारे में बताने के लिए फोन करता है, लेकिन बदले में उसे चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसका प्रिय दोस्त और जूनियर कल रात टॉमी को खेत में मृत पाया गया। वह गंभीर PTSD से पीड़ित था और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, उसके सिर में गोली मार दी। अगले ही दिन ब्रैंडन टेक्सास लौट आता है और सभी के जाने के बाद टॉमी की कब्र पर जाता है। स्टीव जो पास में है इसे देखता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त का सामना करता है। उनकी बातचीत जल्दी ही एक बहस में बदल जाती है और फिर एक पूरी तरह से लड़ाई। स्टीव उस पर उनकी टीम को बिना नेता के छोड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन ब्रैंडन जवाब में कहता है कि वे सब एक बेवजह युद्ध में पीड़ित और मारे जाएंगे। दोनों कुछ देर तक कीचड़ में कुश्ती करते हैं और अंततः अपनी शांति प्राप्त करते हैं। आखिरकार ब्रैंडन खुलकर कहता है कि उसे लगता है
समूह को उस गली में ले जाने और अपने कई साथी सैनिकों को मारने के लिए। स्टीव बताता है कि ब्रैंडन के नेतृत्व के बिना वह मर जाता, लेकिन उसने बस हो गया। वह कब्रिस्तान छोड़ देता है, अपने सबसे अच्छे दोस्त को रोने के लिए छोड़ देता है। इससे परेशान होकर ब्रैंडन अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने घर जाता है और उन्हें अलविदा कहते हैं। वह अपना बैग पैक करता है, जिसके बाद उसकी माँ और मिशेल उसे कनाडाई सीमा तक ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर ब्रैंडन खुद के लिए एक पल लेता है और महसूस करता है कि वह सब कुछ छोड़ने जा रहा है जो उसने अब तक जाना है। वह यह भी जानता है कि भले ही वह सीमा पार कर ले, युद्ध के भूत कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई बचाव नहीं है, केवल दो दुखदाई रास्तों में से एक को चुनने का विकल्प है। आखिरकार ब्रैंडन अपना मन बदल लेता है और पीछे रहने का फैसला करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, हमें दिखाया जाता है कि नए और पुराने रंग रूटों से भरी एक बस टेक्सास के सैन्य अड्डे की ओर जा रही है। ब्रैंडन, स्टीव और लेफ्टिनेंट कर्नल बूट भी बस में हैं, जो इराक के लिए एक और दौरे पर जा रहे हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।